So hello students, myself Professor Anil Kumar, and I'll be covering the rest of the topics of information system design and implementation for BCA third semester, that is second year of Punjab University चंडीगढ़। मैं थोड़ा एक्चुअली में बिज़ी हो गया था, मेरा एक कोर्स चल रहा है। सो ये 23 दिसंबर तक थोड़ा मैं बिज़ी रहूँगा, बट विद इन टाइम पीरियड मैं आपका जो सिलेबस है वो कवर कर दूँगा सारा का सारा। तो एज़ पर अर्लियर लेक्चर्स जो है हमने 3 सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी तक। सेक्शन डी हमने स्टार्ट किया था, उसका जो लास्ट टॉपिक एक रहता है, मतलब जैसे सेक्शन डी के अगर हम इनको डिवाइड करें तो 2 पैराग्राफ्स में आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। तो फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट पार्ट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वगैरह वो पेंडिंग है, वो मैं आज शुरू कर दूँगा, उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। तो क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ तो हो सकता है कि जो लेक्चर्स हैं मैं रेगुलरली अपडेट ना कर पाऊँ, बट मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपका जो सिलेबस है वो कवर भी कर दूँगा और आपको जो है रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। सो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको लेक्चर अपडेट नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो पिछले मेरे लेक्चर्स हैं वो आप देख के तब तक अपना पुराना सिलेबस जो है वो रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मेरा हो सकता है रेगुलरली मैं पोस्ट ना कर पाऊँ, बट जो आपका सिलेबस है वो मैं ज़रूर कवर कर दूँगा। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपका जो सिलेबस है वो सारा कवर हो जाएगा। वैसे भी सिर्फ एक आधा आगे अगर हम देखें भी तो 2 या 3 टॉपिक बचते हैं, तो मैं आपको अपने आप से करवा दूँगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या चीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो भी इसकी टाइप्स वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा सारी की सारी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आप जानते ही होगी, ये आपका अभी लास्ट स्टेप गिना जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया था लास्ट टाइम तक, जो हमने लास्ट स्टडी किया था, तो उसमें हमने सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी किया था। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हम जो है सॉफ्टवेयर यूज़र को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है आपकी ये लास्ट स्टेज बचती है, और ये सबसे लंबी स्टेज आप कह सकते हो कि आप, क्योंकि आप जो है सॉफ्टवेयर है वो तो एक बार ही बना के देते हो अपने कस्टमर को, पर आप उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं या उसकी जो मेंटेनेंस होती हैं वो काफ़ी टाइम तक चलती रहती हैं। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस आपकी स्टेज है, इट इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय ऑल द अर्लियर स्टेजेस। जितनी भी आपकी पहली स्टेजेस के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर जो क्रॉस हुआ है, मतलब सिस्टम एनालिसिस चाहे ऐसे आप स्टार्ट कर लो, चाहे आप स्टार्टिंग वाला जो हमने स्टडी किया था फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, उससे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया था, तो वहाँ से लेकर अब तक सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन तक जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा जो है वो मेंटेनेंस को अफेक्ट करेगा। मेंटेनेंस को अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि उन स्टेप्स में जो भी गलतियाँ हुई हैं या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी या कुछ भी त्रुटियां रही होंगी, तो उसके कारण ही आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगर आपकी चीज़ पूरी की पूरी बिल्कुल सही बन गई है तो उसमें मेंटेनेंस करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेंटेनेंस आपको इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपकी कुछ पहले से प्रॉब्लम रह गई होंगी, या आप कह सकते हो कि आपको इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए आप मेंटेनेंस हमेशा करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आपने कुछ एरर एनालिसिस या डिज़ाइन फेज में या प्रीलिमिनरी जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की थी, अगर उसमें कुछ एरर्स थे तो वो आपके इसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो मेंटेनेंस है ये सारी की सारी आपकी किस पे रिलाई करती है, डॉक्यूमेंटेशन पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, तो उसमें जो भी अभी तक हमने काम किया है, चाहे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, चाहे आपने फिजिबिलिटी स्टडी की, चाहे आपने डिज़ाइनिंग की, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है जिसको हम लेखा जोखा बोलते हैं। तो वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें डिटेल में बता रखा होता है कि आपने डिज़ाइनिंग कैसे की, आपने कोडिंग कैसे की, आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। तो इन केस अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसी डॉक्यूमेंटेशन को पहले रीड किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही मेंटेनेंस होगी। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ ठीक करनी है तो पहले आपको उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या पढ़ोगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को। सो अल्टीमेटली जो आपकी मेंटेनेंस है वो सबसे ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही रिलाई करती है, जो आपने पहले की डॉक्यूमेंटेशन की रखी होगी ड्यूरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस तक। ठीक है, अब जब जो मेंटेनेंस स्टेज है वो स्टार्ट कब होती है,
जब आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हो, ये तो क्लियर है। अब ये कब तक चलेगी, क्वेश्चन ये राइज होता है। आपने जब सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया उसके बाद से आपकी मेंटेनेंस तो स्टार्ट होगी, क्या ये मतलब कब तक चलती रहेगी, इसका कोई एंड है या नहीं एंड है? तो एक ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया तो इट मीन्स अब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन मान लो कि आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया, अभी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अब उसका जो उसमें जो कुछ खराबी आती है, मान लो उसका स्क्रीन गार्ड आप डलवाते हो या कोई स्क्रीन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ भी आती है, तो उसको जब आप ठीक कराते हो तो उसको हम मेंटेनेंस में गिनते हैं। तो आप मेंटेनेंस कब तक करते रहते हो, जब तक मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो वहाँ तक ना पहुँच जाए जितने में नई चीज़ ना आ जाती हो। कहने का मतलब, अगर आपका 7,000 का मोबाइल है, ठीक है, मान लो आपका 7,000 का मोबाइल है, और अगर आप उसकी रिपेयर कराने जा रहे हो तो वो बंदा बोल रहा है कि भैया इस पर 7,000 या 5,000 इसकी रिपेयर पे लग जाएगा, तब आप सोचते हो कि इसकी रिपेयर कराने से अच्छा है कि हम नया मोबाइल ही ले लें, यानी कि हम नई जो चीज़ है उसको ही ख़रीद लें, ठीक है। तो आप उस टाइम पे मेंटेनेंस को ख़त्म कर देते हो, ठीक है। सो मेंटेनेंस बिगिंस व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड, जब आपका सिस्टम रिलीज़ होता है तब आपकी मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है, एंड कंटिन्यूज़ फॉर द लाइफ ऑफ द सिस्टम। जब तक आपका सिस्टम चलता है तब तक चलता मेंटेनेंस होती रहती है। और ये कब ख़त्म होती है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड ऑब्सोलीट मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप 5,000 खर्च रहे हो तो आपको पता 2,000 और डाल के तो बिल्कुल नई चीज़ आ जाएगी और उस पर फर्दर आपको कोई मेंटेनेंस करनी भी नहीं पड़ेगी। अगर आप 5,000 लगा भी देते हो तो फिर भी आपको ये लगेगा कि थोड़ी है तो पुरानी चीज़ें, हो सकता है कल को फिर ख़राब हो जाए, तो वो ऑब्सोलीट हो जाती है, उसकी वर्थ नहीं रहती, ठीक है। तो उस टाइम पे आप अपने सिस्टम को या तो रिप्लेस करते हो या उसका नया ख़रीद लेते हो, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट और आपकी मेंटेनेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर की फील्ड से हो, तो सॉफ्टवेयर में अगर आप डेवलपमेंट करोगे तब भी आपको कोडिंग ही करनी पड़ेगी, और अगर आप मेंटेनेंस करते हो तब भी आपको कोडिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस रीज़न के कारण कई बार ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो आप ये देखिए कि जो आपकी डेवलपमेंट है ये वन टाइम एक्टिविटी है, मतलब आपने एक बार जो प्लानिंग की है, जो आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसकी वन टाइम आपने डेवलपमेंट की, एक टाइम पे ही उसका कोडिंग की है, ठीक है। मतलब थ्रू आउट द पूरा जो आपका SDLC फॉलो करते हो उसके दौरान आप एक बार ही डेवलपमेंट करते हो। पर मेंटेनेंस क्या है, ये बार बार होती रहती है, जितनी बार प्रॉब्लम आएगी उतनी बार इसको आपको करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक, ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस माना जाएगा, जिसमें आपको लगातार जो है इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती रहती हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हो तो टेक्निकली का मतलब क्या है कि आप डेवलपमेंट मेनली कुछ न्यू सिस्टम बनाते हो, ठीक है, एक आप नया सिस्टम बनाते हो जो कुछ इश्यूज़ को हैंडल करता है। इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं, फंक्शनल, मतलब फंक्शंस जो वो आपका जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके फंक्शनल कुछ इशू हो सकते हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी इशू हो सकते हैं, या इंटेग्रिटी हो सकते हैं, या यूज़र फ्रेंडलीनेस, मतलब ये इन कुछ एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आप नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, ठीक है। पर अगर आपको उस सॉफ्टवेयर में कुछ रिफाइनिंग करनी है, या आपको ऑपरेशंस के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको अगर डील करना है तो आपके पास मेंटेनेंस होती है। अगर आपके पास पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी ही चेंज हो गई, या आपका एक इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पे आप ऐसा लीजिए कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन ही टूट गया, या एक डिपार्टमेंट का डाटा दूसरे डिपार्टमेंट के कभी काम ही नहीं आ रहा आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उस केस में आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर उसमें कुछ रिफाइनिंग करनी है, कुछ ऑपरेशनल के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसकी मेंटेनेंस करते हो। ये बहुत सीधा सा सवाल है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट, जैसे आप ऐसा मान लो कि कब आपको नई चीज़ खरीदनी है और कब आपको उसकी मेंटेनेंस करानी है। अब मेरे पास बाइक है तो उसका कोई एक आधा पार्ट ख़राब हो जाता है तो मैं नई खरीदने नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी ऑपरेशनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो पार्ट चलेगा वो घिसेगा भी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसकी मेंटेनेंस ही कराऊंगा। ये नहीं कि मैं उसको नया खरीदने चला जाऊंगा, मैं उसकी नया कोई डिज़ाइन उसका डेवलप करने नहीं चला जाऊंगा, ठीक है। तो वो सेम चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में आती है। अब मेंटेनेंस कितने टाइप्स की होती है, मेनली ये 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है। सबसे पहले ही जो मेंटेनेंस है दैट इज़ करेक्टिव, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी अडेप्टिव, देन परफेक्टिव,
एंड लास्ट इज़ प्रिवेंटिव। ठीक है, तो ये 4 तरह की आप जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की टाइप्स पढ़ते हो। तो सिंपल पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि करेक्टिव में आपने जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उस टाइम कुछ एरर्स या कुछ बग्स अगर आपके सॉफ्टवेयर में रह जाते हैं और उनको आप ठीक करते हो तो उसे हम बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस में। ठीक है, सो करेक्टिव मेंटेनेंस इज़ टू रिमूव एरर्स और बग फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। जो आपके जब आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, मतलब आपने ये 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स जो भी हमने SDLC के पढ़े हैं, जब वो आपने फॉलो किए थे तो उस टाइम में अगर कोई आपका एरर रह गया या बग रह गया और उसको आप रिमूव करते हो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो उसे हम बोलते हैं करेक्टिव। ठीक है, अडेप्टिव हम बोलते हैं कि हमारे में कुछ फंक्शनल चेंजेस हो गई, मतलब बहुत मेजर नहीं है, माइनर फंक्शनल चेंजेस कुछ हो गई हैं। ठीक है, आप कोई एडिशनल फीचर लगाना चाहते हो। ठीक है, मतलब कह लो कि कोई फॉर्म है तो उसमें आपने कोई फ़ोटो कह लो कुछ ऐसे आ रही थी, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो, या आप कहते हो कि आपका ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ, अब आप जैसे अभी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आई थी कि आपको फ़ीस ऑनलाइन वगैरह देनी है, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में कुछ थोड़ी सी चेंजेस करानी पड़ेंगी, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव। ठीक है, मतलब ऑन द स्पॉट अगर आप कुछ एडिशनल फीचर्स या एडिशनल चेंजेस कुछ कराना चाहते हो अपने सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस की जाएगी उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव। ठीक है, परफेक्टिव होती है कि उसको आप इम्प्रूव कर रहे हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आपका इम्प्लीमेंट तो हो गया, आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपके फंक्शंस भी सारे काम कर रहे हैं, उसमें कोई एरर भी नहीं है, पर जो आपका फंक्शन है वो जो आउटपुट दे रहा है उससे बेटर आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो उसे आप बोलोगे परफेक्टिव। ठीक है, प्रिवेंटिव आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ एरर्स आ सकते हैं या फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती है, तो उसके लिए जब आप कोई काम करते हो तो उसको आप बोलते हो प्रिवेंटिव। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि करेक्टिव में हमें मेनली क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके सिस्टम में पहले से कोई एरर या बग रह गए सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय, अगर आप उसको ठीक करते हो तो उसको बोलोगे आप करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसमें आपकी एमरजेंसी रिपेयर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, प्रिवेंटिव को भी वैसे इंक्लूड इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि ऑनलाइन डिबगर्स आर यूज टू ट्रेस इन ऑर्डर in which modules are executed or to exhibit the name and data values of selected variable as they change। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप कुछ टूल्स इन्होंने दे रखे हैं जिसको आप यूज़ करके करेक्टिव जो है मेंटेनेंस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अडेप्टिव जो है ये हमेशा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव मतलब क्या है कि आपका ऑन द स्पॉट कुछ एडिशनल फीचर आए और आपको उसी टाइम रिएक्शन देना है, और आप उसके लिए जो भी कार्रवाई करोगे उसको आप अडेप्टिव मेंटेनेंस में बोलोगे। परफेक्टिव में हमने ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट की बात कर दी है। जैसे इम्प्रूवमेंट में आप ये बोल सकते हो कि जो आपका कोड है वो अभी 10 मिनट ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, या आपकी रिपोर्ट बनने में 10 मिनट ले रहे हैं, तो आप इसको 5 मिनट्स में रिड्यूस कर रहे हो या 7 मिनट्स में रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह आप बोल सकते हो, या आप कोई और आपके पास एल्गोरिदम है, ठीक है, जो इसके आउटपुट को बढ़िया तरीके से दे सकता है या आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता है, तो उस तरह अगर आप सोचते हो तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई मेंटेनेंस करते हो तो उसको आप परफेक्टिव बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रिवेंटिव, जो आपको फ्यूचर में लगता है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स को पहले ही ढूंढना पड़ता है। यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अगर आप उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए कुछ करेक्शंस करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। ठीक है, उसके बाद एक ये तो होगी सिर्फ टाइप्स। ठीक है, उसके बाद एक आपका टॉपिक आता है कि आप सिस्टम परफॉर्मेंस को यूज़ करके, सिस्टम परफॉर्मेंस को मैयर करके, ठीक है, आप सिस्टम परफॉर्मेंस को मैयर करते रहो, उसके बेसिस पे भी आप डिसीजन लेते हो कि आपने मेंटेनेंस करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, सो द आइडिया इज़ टू कंडक्ट द पीरियोडिक ऑडिट्स। आप पीरियोडिक मतलब आप महीने के महीने या हफ्ते के हफ्ते आप उसका ऑडिट मतलब आपको चेक करते रहना है। ठीक है, आप क्या करते हो, ऑडिट करते रहते हो बार बार अपने सिस्टम को, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हो। ठीक है, यहाँ आप कुछ रेगुलर बेंचमार्क टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फैमिलियर हो तो आपका जो एक प्रिंटर होता है तो उसमें आप एक प्रिंट टेस्ट पेज की कमांड सी होती है, वो एक क्या है, रेगुलर बेंचमार्क है। सिर्फ आप चेक करते हो कि आपका प्रिंटर, उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो आपका प्रिंटर है वो सही सलामत है, वो कैसी प्रिंटिंग कर रहा है, कौन से कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो इस तरह की कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप रेगुलर बेंचमार्क टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप ये चेक करते रहो कि आपका जो सिस्टम है वो अप टू द एक्सपेक्टेशंस है या नहीं है। इन केस अगर आपको लगता है
कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो आपको चाहिए, तो उस केस में आप फिर मेंटेनेंस की तरफ जाते हो। मतलब ये एक तरीका है सिस्टम परफॉर्मेंस को मेजर करके कि आपने मेंटेनेंस करवानी है या नहीं करवानी है, ठीक है। तो ये आपको वार्निंग सी दे देगा सिस्टम परफॉर्मेंस कि अभी आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। इट इज़ एन इंडिकेटर। उसके बाद है आपका टॉपिक नेक्स्ट जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन मेंटेनेंस, कि हम मेंटेनेंस में जो है मेन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। सो अब एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट होती है, जब कन्वर्ज़न आप ख़त्म करते हो। कन्वर्ज़न में हम पढ़ा था कि यानी कि हमने जो फाइल वगैरह है, जो डाटा है उसको कन्वर्ट करके फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था सॉफ्टवेयर को। तो जब आपकी कन्वर्ज़न ख़त्म हो जाती है तब आपकी जो है मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपने पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्लानिंग की थी, उसी तरह आपको मेंटेनेंस करने की भी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपने उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की थी, तो यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। मतलब जो भी आपने मेंटेनेंस की, जैसे आपने सुने होंगे कुछ वर्जन्स आते हैं सॉफ्टवेयर के, या आपने बीटा वर्जन्स भी सुने होंगे। तो जैसे वर्जन आते हैं कि वर्जन 13.0.1 है, तो ये अंडर टेस्टिंग है या कुछ इस तरह का है। मतलब वो क्या है, वो एक किस्म की उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही है, यानी कि हमें पता रहता है कि 13.0.1 में क्या चेंजेस किए गए थे या क्या मेंटेनेंस की गई थी, और 13.0.2 में क्या चेंजेस की गई थी या क्या मेंटेनेंस की गई थी, यानी कि हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी होती है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन हम इसलिए करते हैं कि जिस कस्टमर ने हमें रिक्वेस्ट भेजी होती है, अब होता क्या है कि कस्टमर आपको जो है पहले रिक्वेस्ट भेज देता है कि आप ये वाली चेंजेस जो है वो आप कर दीजिए, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर बोलेगा तो आप चेंजेस नहीं करोगे। आपको हर कंपनी में या हर, जैसे आपने अगर कॉलेज में भी सॉफ्टवेयर लगा रखा है, तो वहाँ का अगर कोई भी बंदा आपको कल को बोल देगी आपने ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया, इसमें आप ये चेंजेस कर दो, तो आप ऑन द स्पॉट वो चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करोगे। आप क्या बोलोगे कि आपका एक ऑथराइज्ड लेटर आना चाहिए या आपका एक ऑथराइज्ड बंदा होना चाहिए जो जिसके कहने पे ही आप चेंजेस करते हो, ठीक है। उसके बाद जब वो ऑथराइज्ड बंदा आपको बोलता है तो फिर इसके आप एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो समझते हो, या आप कहते हो कि उसकी प्रॉब्लम को आप डिफ़ाइन करते हो, ठीक है। चाहे यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, चाहे छोटी सी मॉडिफिकेशन है, पर आप उसको जो है प्रॉपर डिफ़ाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका सोर्स प्रोग्राम है, अब सोर्स प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपकी बैक एंड जो है, ठीक है, जो आपका सोर्स प्रोग्राम है या आपके प्रोसीजर्स, मतलब आपने जो फंक्शंस राइट डाउन किए हैं, तो उनको आप अपनी लाइब्रेरी में, इन्होंने वर्ड यूज़ किया है लाइब्रेरी, मतलब आप सॉफ्टवेयर में ढूंढते हो। मतलब अगर इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट बोली है कि आपको ये चीज़ चेंज करनी है, ये वाला वेरिएबल चेंज करना है, ये वाला फॉर्म चेंज करना है, तो वो वाला फॉर्म आपको कहीं ना कहीं सोर्स प्रोग्राम में, यानी कि आपकी कोडिंग में ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ पे आप जब चेंजेस करोगे तो उस चेंजेस को, यानी कि सिर्फ उतने से हिस्से को आपको फिर से टेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो मेंटेनेंस अपने आप में एक SDLC बन गया, कि पहले आप रिक्वायरमेंट ले रहे हो, फिर आप एक किस्म की उसकी डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है, फिर आप उसमें कोडिंग कर रहे हो, फिर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। टेस्टिंग जब उसकी अप्रूव हो जाएगी, फिर आप उसको फाइनली जो है मतलब ये वाला, इसको मेंटेनेंस वाले पार्ट को ख़त्म करोगे और उस कोड को जो है इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। टेक्निकली जब हम कंपनीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है RFC, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज। ये आपने कहीं ना कहीं किताब में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ रिक्वेस्ट फॉर चेंज इसको बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज का क्या मतलब है कि कस्टमर ने कोई चेंजेस करने के लिए दी, तो ये RFC में हम डाल देते हैं कि ये बंदा ये चेंजेस करवाना चाहता है, ये ऑथराइज्ड यूज़र है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है, उसके अकॉर्डिंगली ये कोड में हमने चेंजेस किए हैं और इसको हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, इस मशीन पे, या कह लो इस डाटाबेस पे, या यहाँ हमने उसको टेस्ट कर लिया। फाइनली जब उसकी अप्रूवल होगी, अप्रूवल इन द सेंस जिस कस्टमर ने रिक्वेस्ट भेजी थी वही कस्टमर अब इसको टेस्ट करेगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस हो गई है या नहीं हो गया। अगर ये अब मेंटेनेंस हो गई है तो फाइनली ये RFC, यानी कि ये रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी अवेलेबल फॉर ऑल यूज़र्स, ये सभी यूज़र्स को रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब जिस कंपनी को आपने सॉफ्टवेयर भेजा है वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ एक ही कलर को होगा या एक ही बंदा होगा जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। यूज़ करने वाले लाखों हज़ारों हो सकते हैं। अगर आपने ऑन द स्पॉट ये वाली चेंज जो है सभी के डेस्कटॉप पे कर दी और वो जो चेंज है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या उसके कारण कोई और ही प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, तो सारे बंदे जो हैं वो उनका काम रुक जाएगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। सो इसमें होता क्या है कि आप एक जगह चेंज करते हो, उसको सिर्फ टेस्ट ऑथराइज कस्टमर से करवाते हो। अगर वो उसको फाइनली करता है, उनका जो भी चैनल है, मतलब
कस्टमर का जो भी चैनल है, कि जैसे अगर कॉलेज की बात करें तो सुपरडेंट ने भी देख लिया, या क्लरिकल स्टाफ ने भी देख लिया, या कह लो प्रिंसिपल ने भी देख लिया, सभी ने जब देख लिया, जब सभी ने ओके कर दिया, तो फिर वो फाइनली चेंजेस आप उसके सॉफ्टवेयर में करते हो जो कि सभी को विजिबल होती है, यानी कि वो मेंटेनेंस अब भी यहाँ पे आप चेंज को मेंटेनेंस मान के चलो, ठीक है। तो ये था आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन द मेंटेनेंस। अब जो लास्ट है दैट इज़ रिड्यूसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, कि आपने जो मेंटेनेंस करवानी है, अब मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है ना, ये हमेशा हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कम से कम करना की कोशिश करते हैं। जब जैसे हम बोलते हैं सिंपल कि हाथी खरीदना सौखा है कि मतलब और उसको पालना मुश्किल है, ठीक है। हाथी जो खरीदना होता है वो आसान होता है, पर उसको जो पालना है वो मुश्किल है। तो मतलब क्या है कि उसकी जो मेंटेनेंस करनी है, उसको डेली का जो खाना खिलाना है, जो जो चीज़ें करनी है वो मुश्किल है। तो उसी तरह आपको सॉफ्टवेयर जो है आप ख़रीद तो लेते हो, पर अगर उसमें डेली की आप कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आपको करनी पड़ रही है, तो आप तंग आके उस चीज़ को जो है आप उसको यूज़ करने की इच्छुक नहीं रहोगे। मान लो आपने कोई गाड़ी ले ली, अब रोज़ ही वो ख़राब रह रही है, रोज़ आप उसको मेंटेन, अभी नहीं तो ख़रीद नहीं सकते, अभी नहीं ख़रीदी है, अभी हर महीने या कह लो हर हफ्ते के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या हर 3 महीने बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है उसको अल्टीमेटली आप उसको निकाल दोगे, ठीक है, बेच दोगे। अब यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे का पूरा फंक्शन उसी पे डिपेंड करता है। तो इट मीन्स आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आप मिनिमम रखने की कोशिश करते हो। वैसे भी जो अगर आप देखो तो जो भी कंपनीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट में ही कमाती हैं। जब आप एक्चुअल में कंपनीज़ में काम करोगे तो जो नया डेवलपमेंट का काम होता है वो होता है कि अगर आपको कोई नई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब नॉर्मली होता है क्या कि एक सॉफ्टवेयर आप एक कंपनी को भेज देते हो, उसका काम तो सदियों से वही चलता आ रहा है, बस उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी कंपनी ले लो, जैसे हम यहाँ पे सोनालिका या मारुति सुजुकी अगर एग्जांपल ले लो, तो बन तो शुरू से कार ही रही हैं, तो उनका बनाने का सिस्टम भी तकरीबन वही होगा, उसमें कुछ चेंजेस होती होंगी, ठीक है। तो जो आपने एक बार सॉफ्टवेयर दे दिया, तो वो ख़रीदा तो उन्होंने एक बार था, पर अब उसकी मेंटेनेंस वो करवाते होंगे, कुछ उसमें जो चेंजेस आती होंगी वो करवाते होंगे। तो जो चेंजेस हैं ज़्यादा पैसा उसमें ही लगता है। वैसे भी ये तो है ही है कि एक बार जब आपने कोई चीज़ ख़रीद ली तो उसमें आप ज़्यादा महसूस नहीं करते, जब आप डेली की उसको आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है तो आपको वो प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, ठीक है। तो वो अब आप क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, तो उसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जितनी भी मेंटेनेंस हुई है आज तक उसका ऑडिट करते हैं। ऑडिट इन द सेंस, ऑडिट होता है किसी चीज़ को दोबारा चेक करता है। ऑडिट थर्ड पार्टी भी करती है, इंटरनल टीम्स भी करती हैं। ऑडिट का मतलब जो आपने काम किया उसको दोबारा उसकी रीचेकिंग हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या चेक करना है कि भैया जो मेंटेनेंस का खर्चा है तो वो क्या एक रिक्वेस्ट प्रॉपर जनरेट की गई थी। जैसे मैं वर्ड एक मैंने यूज़ कर दिया RFC, जैसे RFC अगर आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, तो अगर RFC के थ्रू आपके पास चेंज आएगी तो आप करोगे। अगर कोई बंदा भाईचारे में बोल रहा है कि भैया ये चेंजेस है आप कर दो, तो जो आपका बिल बनेगा वो मैं आपको दिलवा दूंगा, तो इट मीन्स आपने एक प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं किया। तो आप सिर्फ ये चेक करोगे कि आपको जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, या अगर आप दोनों साइड से देख लो, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो कंपनी जो है वो यही चेक करती है कि जो भी चेंजेस की गई हैं, जो भी मेंटेनेंस की गई थी, क्या उनकी रिक्वेस्ट को लॉग किया गया, मतलब उनका प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। आप मेंटेनेंस का खर्चा आपका हो गया मान लो 10,000, हम छोटी सी अमाउंट रखते हैं, ठीक है। अब 10,000 में से जो है 8,000 की जो है वो जो रिक्वेस्ट हैं वो लॉग की गई हैं, मतलब वो प्रॉपर चैनल के थ्रू की गई हैं, और जो बाकी हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इट मीन्स आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपने व्हाट % ऑफ टोटल आवर्स वर्कड एज स्पेंट ऑन एरर कनेक्शन, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट लॉग की उसके ऊपर जिस टीम ने काम किया उसके कितने टाइम लगा, वर्क का टाइम उसका कितना लगा, ठीक है। मतलब चेंजेस करने में और इम्प्रूवमेंट्स करने में कितना टाइम लगा। अब ये आप खुद सोच सकते हो कि अगर उसको ठीक कराने में ही 2 घंटे लग रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, तो उतनी देर वो फंक्शन तो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसमें से आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो, ठीक है। तो ये एक मेंटेनेंस ऑडिट आप कर सकते हो। उसके बाद आप सिस्टम ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या है कि ओवरऑल आप सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हो कि उसकी जो डाटा फाइल्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, डेटाबेसेस की क्वालिटी क्या है, ठीक है। आपका जो सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है। अब यहाँ पे आप क्वालिटी जब चेक कर रहे हो ओवरऑल सिस्टम की, तो अगर क्वालिटी बढ़िया होगी तो आपको मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शनल इन्फॉर्मेशन गैदर्ड ऑन ऑल द प्रोग्राम्स इन द सिस्टम टू डिटरमाइन हाउ वेल दे डू जॉब। आप
हर प्रोग्राम की फंक्शन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हो कि फंक्शनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो काम कैसा कर रही हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था कि आप बेंचमार्किंग या सिस्टम परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, तो वो एक किस्म से यहाँ पे ये फंक्शन इन्फॉर्मेशन यानी कि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि अभी जो आपने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उसको कुछ रैंकिंग दे दी जाती है कि मान लो जी अगर आपने 10 रैंकिंग दे दी, 10 में से आप रैंकिंग दे रहे हो, तो मान लो अगर जो भी आपका क्राइटेरिया, मान लो मैं यहाँ पे 10 रैंकिंग को बढ़िया मान रहा हूँ, तो अगर आपने 10 रैंकिंग दे दी तो इट मीन्स ये इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। अगर किसी फंक्शन को आपने 9 रैंकिंग दे दी तो इसमें हो सकता है मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस तरह रैंकिंग कर लेते हो, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाता है कि इस मॉड्यूल में मुझे चेंजेस करवानी पड़ेंगी और इस मॉड्यूल में मुझे चेंजेस नहीं करवानी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है आपके ऑडिट में आप ये चीज़ें भी चेक करते हो। एक आता है MTBF, एक पैरामीटर होता है, ये होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। कहने का मतलब क्या है कि मैं लिख देता हूँ एक बार, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम ये काम कर रहा है, ये स्मूथ काम कर रहा है, यहाँ पे आके कुछ ब्रेक आ गई, ठीक है, आपका सिस्टम जो रुक गया। अब आपने रिक्वेस्ट भेजी, अब ये रिक्वेस्ट वाला सिस्टम जो रिक्वेस्ट भेजी, आपकी चेंजेस हुई, चेंजेस होके टेस्ट हुई, अप्रूव हुई, फिर फाइनली आपके सिस्टम में दोबारा चेंजेस हो गई और अब आपका काम इस पॉइंट से आपका सिस्टम दोबारा स्मूथ चलना शुरू हो गया। तो ये जो सेंटर वाला टाइम है, जितनी देर में आपकी चेंज हुई या अप्रूवल हुई या टेस्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ, इसको हम बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मतलब 2 फेलियर्स के बीच में कितना टाइम है, उसके बाद ये स्मूथ चलने लग गया, फिर आपका दोबारा यहाँ पे फिर फेल हो गया सिस्टम। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बार फेल हुआ, दोनों के फेल होने में कितना टाइम लग रहा है। या आप सीधा बोलिए कि अगर आप पीसी पे काम कर रहे हो तो हर 2 घंटे के बाद आपका पीसी जो ऑटोमेटिक शटडाउन हो रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर का टाइम क्या होगा, 2 घंटे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो एरर आता है वो कितना मेजर है या कितना माइनर है। अगर ये टाइम ज़्यादा होगा तो इट मीन्स आपका एरर जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस एरर को परमानेंटली कैसे रिमूव करना है। या वही बात आ गई कि आपकी परफॉर्मेंस आप मैयर यहाँ से कर लेते हो कि मुझे अभी लैपटॉप ही नया खरीदना पड़ेगा, या इसी को मेंटेन करा के अगर ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर कम हो रहा है तो मेरा काम जो है वो चल सकता है। तो आपने यहाँ पे चेक करना होता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद, मेंटेनेंस ऑडिट और सिस्टम ऑडिट करने के बाद, फाइनली आप अपने सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस कराते हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस मतलब मेंटेनेंस तो आप करवा ही रहे हो, पर आप उसके साथ मेंटेनेंस ऑडिट और सिस्टम ऑडिट करते हो, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आप ऑडिट के बेस पे, कि आपका जैसे रिक्वेस्ट आपने प्रॉपर डाली हैं, या आपका जो टाइम है कितने घंटे आपने ठीक करने के लिए टाइम लगाया, या आप क्वालिटी चेक कर रहे हो, या फंक्शन की रैंकिंग कर रहे हो, या आप मीन टाइम बिटवीन फेलियर को कैलकुलेट कर रहे हो, तो इन सभी के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि क्या आपको पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है यानी कि जो कोड है वो रीराइट अगर करवा लो, मतलब ये अब आ गया आपका प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही, कि बजाय कि आप बार बार जो है आप मेंटेनेंस करो, अपनी अडेप्टिव करो या परफेक्टिव करो, तो आप पहले ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ चल पड़े कि आप पहले ही प्रोग्राम को दोबारा रीराइट करवा लो, उसकी लॉजिक को सिंप्लीफाई कर लो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट कर लो, उसमें से जो एरर्स हैं वो पहले ही आप ठीक कर दो, ठीक है। उसके बाद आप जो है उनकी डाटा फ्लो डायग्राम्स को जो है वो अपडेट करो, यानी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने अपडेट कर दी है, ठीक है। तो इससे भी आपका जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इन केस जो आपके ये जो हमने रैंकिंग दी थी कि आपका 9 नंबर रैंक है या 8 नंबर रैंक है आपके किसी मॉड्यूल का, तो अगर आप उसको दोबारा ऑडिट करोगे तो फिर से आपको उसमें से कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो मिल जाएंगी, आप दोबारा उसको देख सकते हो, ठीक है। ये तो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं कि हमने कोई चीज़ है आपके जैसे बाई किया तो आप ठीक करवाते हो, तो आप पहले इंजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो, सबसे ज़्यादा रैंकिंग इंजन की। तो जब आपका इंजन ओके हो गया तो फिर आप बाकी के जो हिस्से होते हैं आप उनके ऊपर ध्यान देते हो कि इसमें से कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो पहले आप एंटिसिपेट कर लेते हो, ठीक है। तो ये सारी जब एक्टिविटीज़ आप करते हो तो उसके बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मेंटेनेंस वाला पार्ट। इसके साथ जो है आपका सेक्शन डी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको
डिस्कस करूँगा वो करूँगा आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।